हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के फिजिक्स का चैप्टर 1 शॉर्ट में फिनिश किया था। 40 मिनट में हमने उसका पूरा रिवीजन किया था। इस बार हम लोग चैप्टर 2 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत यूजफुल होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज करेंगे तो हमें वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। वर्क कहां से कहां तक ले सकते हैं? तो हम यहां पर एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर यानी कि गिवन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा सकते हैं और उसके लिए जो वर्क होता है वो वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल क्वांटिटी का यूनिट क्या बनेगा? तो डेफिनेशन हमने लिख दी है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। वर्क जो भी किया जाता है वो यहां पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसलिए इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। वही क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों चीजें सिमिलर होती है, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है। तो ऑलवेज याद रखना है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं और सपोज पॉजिटिव चार्ज हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाता है तो उस केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में लेना है चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव में लेना है। वही पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज पर ले जाते हैं तो उस केस में हमें वर्क जो करना पड़ेगा वो फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए वो पॉजिटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए वो नेगेटिव आएगी। तो यहां पर कैलकुलेशन में साइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब पोटेंशियल का यूनिट क्या बनेगा? तो पोटेंशियल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज है। वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। सो 1 जूल पर कूलम को हम 1 वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट हो गया इसका वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखे तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m1L2T-3A-1 और पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो इंडिकेट करेगा वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड या वर्क डन बाय द फील्ड को। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोरिलेट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर गिवन पोजीशन E.dr। Q पॉइंट के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है तो Q पॉइंट से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और P पॉइंट पर एंड करेंगे। यहां पर डॉट प्रोडक्ट है तो वो इंडिकेट करता है कि आंसर हमारा स्केलर आना चाहिए। अगर हमें कोई पॉइंट के लिए पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए हमें एक बेस सिलेक्ट करना पड़ता है। जनरली पोटेंशियल की एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो अगर इनफाइनाइट पर हम वोल्टेज को 0 ले ले तो गिवन पोजीशन के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा V at P point is equal to माइनस इंटीग्रेशन E.dr इनफाइनाइट टू P पॉइंट। तो इन शॉर्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस वाइज इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो सेम डायरेक्शन के लिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr बनेगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 3 डायमेंशन में लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वोल्टेज का वेरिएशन हमें x, y, z तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एक कंपोनेंट को सेपरेटली फाइंड किया जाता है। सपोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालेंगे तो हमें वोल्टेज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पर y और z दोनों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंशिएशन को बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा। सिमिलर वे Ey इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, वेयर x एंड z आर कांस्टेंट, एंड सिमिलर वे Ez इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल z। एक बार सारे कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं, फिर हम फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। चलो अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें पॉइंट चार्ज के लिए, सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है Q जितना, और हम वो पॉइंट चार्ज से R जितने डिस्टेंस पर P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहे, तो वो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इसका मतलब कि R जितने डिस्टेंस पर कोई भी साइड पर अगर हम पॉइंट सिलेक्ट करें तो वो सभी पॉइंट का वोल्टेज सेम रहेगा, और उस पर्टिकुलर सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमें पॉइंट चार्ज के लिए वोल्टेज मिला। अब सेकंड सिस्टम हम सिलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्स एक्सिस पर प्लेस कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अगर हमें एक्सियल पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करना है तो उसका सेपरेट कैलकुलेशन होगा। अगर हम R जितने डिस्टेंस पर P पॉइंट पर जनरल पहले फॉर्मूला लिखे तो वो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वेयर। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये दोनों के बीच के एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा से, और P जो होता है वो डाइपोल मोमेंट है जिसका फॉर्मूला बनेगा Q इंटू 2A। अब अगर हमें सिर्फ एक्सियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है तो वहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमें मिलेगा KP अपॉन R स्क्वेयर। सिमिलर वे अगर इक्विटोरियल प्लेन के लिए फाइंड करते हैं, इक्विटोरियल प्लेन के लिए, तो वहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, cos 90 लिखेंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए उस जगह पर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पर इक्विटोरियल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। चलो इस सिस्टम के बाद अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हम ले लेते हैं एन पार्टिकल सिस्टम। सपोज हमारे पास एन डिफरेंट चार्जेस दिए हुए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्जेस है, और हमें कोई पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। पहला चार्ज का डिस्टेंस वहां से R1 है, सेकंड चार्ज का डिस्टेंस सपोज R2 है, ऐसे हमारे पास Rn तक के डिस्टेंसेस दिए हैं। तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पर जो भी बनेगा दैट विल बी एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। तो पहला पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा K Q1 अपॉन R1, सेकंड वाला कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा K Q2 अपॉन R2। तो ऐसे सबका n पार्टिकल का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें रिजल्टेंट पोटेंशियल पता चल जाएगा, और यहां पर डायरेक्शन का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होती है। अब फोर्थ नंबर लेते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। अगर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0,
1/r का इंटीग्रेशन ln r हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा। सिमिलर वे अगर हमारे पास इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है तो उसके लिए फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ई की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर आएगा विथ नेगेटिव साइन प्लस सी मिलेगा। तो ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला इनफाइनाइट लार्ज प्लेन के लिए। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज स्फीरिकल शेल और वी कैन से होलोस्फीयर। जब होलोस्फीयर के अंदर चार्जिंग की जाती है तो वो चार्जेस सिर्फ सरफेस पर रहेंगे। तो सपोज हमारे पास कैपिटल आर जितनी रेडियस का एक स्फीयर है, क्यू जितना उसका चार्ज है। अगर हम इनसाइड रीजन की बात करें तो इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कितना कांस्टेंट? तो जितना सरफेस पर होता है। सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब सरफेस पर के क्यू अपॉन आर है इसलिए इनसाइड में भी के क्यू अपॉन आर रहेगा। आउटसाइड के लिए अगर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेयर आर इज डिस्टेंस। जैसे सपोज इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है तो ये हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस बनेगा। ग्राफ अगर प्लॉट करें तो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट और मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होलोस्फीयर की जगह पर अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का है तो चार्जेस अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अंदर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है इसलिए वोल्टेज भी वेरी करता है पोजीशन के साथ। तो वेरिएशन वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके सेंटर पर होता है जिसकी वैल्यू सरफेस के वोल्टेज से 1.5 टाइम ज्यादा होती है। तो हाईएस्ट वोल्टेज सेंटर पर बनेगा। जैसे जैसे हम बाहर आएंगे वैसे वोल्टेज डिक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर मिलेगा और आउटसाइड 1 अपॉन आर से डिक्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो वो वाला पार्ट ये ग्राफ बनेगा 1 अपॉन आर का वेरिएशन वाला। पोटेंशियल को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q को प्लेस किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज Q पर जो फोर्स लगेगा वो F जितना होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज कोई एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होता है तो उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन आएगा। कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr विथ नेगेटिव साइन। So delta U is equal to माइनस Q इंटीग्रेशन E डॉट dr भी हम कर सकते हैं। तो ये जब चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तब अगर हमें दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉजिटिव चार्जेस है जिनको R12 डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है। पहले चार्ज के फील्ड में सेकंड वन है या सेकंड के फील्ड में फर्स्ट वन है जिससे उनका अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है। तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो K Q1 Q2 अपॉन R12 होगा। यहां पर याद रखना है कि अकेले एक चार्ज को अगर हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसी जगह पर शिफ्ट करें तो
तो उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता, इसलिए एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती है। लेकिन ऐसा मान लो कि हमने Q1 को प्लेस किया जिसके लिए कोई वर्क नहीं किया, लेकिन हम Q2 को कहीं से लाके यहां पर रखते हैं, तो Q1 इसको रिपेल करेगा, इसलिए उसे यहां से ऐसे शिफ्ट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी रिपल्सिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब पॉजिटिव लेनी है। अगर दो चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हमने दो चार्ज पार्टिकल की बात की, ऐसे पॉसिबल है कि 3, 4, 5 या n चार्ज पार्टिकल हमें प्रोवाइड करे। तो उसके लिए अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट चार्ज को प्लेस करने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम उसके नजदीक सेकंड चार्ज को प्लेस करेंगे तो फर्स्ट वाला उसको रिपेल करेगा। तो ये दोनों के इंटरेक्शन से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, जिसको U12 लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R12 के फॉर्म में। अब मान लो कि हम थर्ड चार्ज को वहां पर प्लेस कर रहे हैं, तो जब थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे तो फर्स्ट वाला इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड वाला भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो एक पोटेंशियल एनर्जी 1-3 की बनेगी, एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 2-3 की। तो दो टर्म और हमारे ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जब n पार्टिकल सिस्टम होती है तो जनरली हम लिख सकते हैं K इंटू summation I start from 1 to n and j will be greater than I, qi qj upon r ij। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड हमें स्टडी करना है कैपेसिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस वर्ड बना है कैपेसिटी से, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कोई भी सिस्टम कितना चार्ज स्टोर करती है उसे हम उसकी कैपेसिटेंस से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे बॉडी के अंदर चार्ज स्टोर होता जाएगा उसके सरफेस का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है वो गिवन सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहता है और उस रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसलिए कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनेगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब इसके ऊपर से अगर हम उसका यूनिट बनाते हैं तो कुलम्ब अपॉन पोटेंशियल के लिए वोल्टेज बनेगा, और कुलम्ब और वोल्टेज के रेशियो को हम बोलते हैं फेराडे, माइकल फेराडे साइंटिस्ट के नाम पर से। तो ऐसा यूनिट इसका फेराड है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम फाइंड करें तो चार्ज के लिए आएगा A1 T1 डिवाइड बाय वोल्टेज का M1 L2 T-3 A-1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो M-1 L-2 हो जाएगा, T3 + 1 4 A-1 का +1 और +1 2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब प्रैक्टिकली अगर हमें कैपेसिटर चाहिए तो कैसे सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं? जनरली कोई भी ऐसे दो सिमिलर टाइप के सिस्टम जो एक दूसरे से नजदीक हो वो एज अ कैपेसिटर वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमने दो प्लेट को, मेटल प्लेट को एक दूसरे से d जितने डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है। हर एक प्लेट का एरिया है a जितना। अब इसको जब हम बैटरी के साथ ज्वाइंट करके उसका चार्जिंग करेंगे तो सपोज पॉजिटिव प्लेट पर +Q जितना चार्ज स्टोर हुआ है तो सामने उतना ही चार्ज नेगेटिव में इंड्यूस्ड होता है। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन कैपेसिटर इज कंसीडर्ड Q, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सपोज V। तो कैपेसिटेंस कितना बनेगा उसका? तो अगर इसके अंदर हमने कुछ भी फिल नहीं किया, एयर या वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू ε0 A अपॉन D। ε0 A बाई D फॉर्मूला बनेगा। अगर हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर देते हैं जिसकी कैपेसिटी K जितनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ε0 A बाई D मल्टीप्लाई बाई K। इसका मतलब जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप किया जाता है तो कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब इसके साथ साथ अगर ये दो प्लेट के बीच में कितना फील्ड क्रिएट होता है उसकी बात करें तो फील्ड बनेगा सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन 0 जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिडल में यूनिफॉर्म रहेगा। एजिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, अदरवाइज इनसाइड रीजन में ये यूनिफॉर्म होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर हम फाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या तो फिर हम डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी करके भी फाइंड कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद अगर हम स्फीरिकल कैपेसिटर लेते हैं, एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, अकेला एक ही स्फीयर कंसीडर करें, तो उसके लिए हमें कैपेसिटेंस मिलेगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, वेयर R इज इट्स रेडियस। अगर हम दो स्फीरिकल शेल की सिस्टम लेते हैं जिसमें इनसाइड स्फीयर A जितना और आउटसाइड स्फीयर B जितना है, इनसाइड स्फीयर को सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज Q जितना प्रोवाइड किया है, तो आउटसाइड स्फीयर में उतना ही नेगेटिव चार्ज इनसाइड रीजन में डेवलप हो जाएगा। आउटसाइड स्फीयर का हमने अर्थिंग किया हुआ है। इस टाइप की सिस्टम का कैपेसिटेंस बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 A इंटू B अपॉन B माइनस A, वेयर A एंड B आर रेडियस। चलो अब ये देखते हैं कैपेसिटर में जब चार्ज स्टोर होता है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो सबसे पहले तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्यों होती है? जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी में से जब चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज को मूव करवाने के लिए बैटरी वर्क करती है। बैटरी जितना भी वर्क करती है उसका कुछ पार्ट यहां पर कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, तो वो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। क्या फॉर्मूला बनेगा? तो अगर हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ CV², और अगर वही फॉर्मूला हम चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं तो चार्ज के फॉर्म में U इज इक्वल टू Q² अपॉन 2C बनेगा। अब ये वाले फॉर्मूला में U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है, ये वाले फॉर्मूला में U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। तो ऑलवेज कंडीशन चेक करके डिसाइड किया जाता है। अगर हमें सिस्टम के लिए चार्ज कांस्टेंट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा। अगर वोल्टेज सेम रहता है तो ऊपर वाला रिलेशन यूज करो, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आएगा। एनर्जी में यहां पर बैटरी में से कितनी एनर्जी गई? सपोज टोटल Q जितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ, तो बैटरी में से जो एनर्जी गई है वो हुई Q इंटू V जितनी। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? तो U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V जितनी। इसका मतलब बैटरी ने जितनी एनर्जी स्पेंड की उसका 50% यहां पर कैपेसिटर ने स्टोर कर लिया है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, जिसको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन किया जाता है, तो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में एनर्जी डेंसिटी बनेगी हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू E², इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर बनेगा। तो ये था एनर्जी स्टोरेज की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम उसको पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कैपेसिटर को 1/1 हमें अटैच करना है। ऐसी सिचुएशन में जब ये कॉम्बिनेशन को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में से Q जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा जो पहले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर स्टोर हो जाएगा। उस केस में सामने की प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उसका पॉजिटिव चार्ज सर्किट में आगे फ्लो करेगा, जो नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर आके स्टोर हो जाएगा। फिर सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उसका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके ऐसे बैटरी में वापस आ जाएगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के एक्रॉस जो चार्ज स्टोर होता है वो सेम रहता है। तो अगर हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 1/C इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगेगा, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल के जैसा बनेगा। तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज हर एक कैपेसिटर के लिए सेम रहेगा, इसलिए टोटल बैटरी में से जितना चार्ज निकला उतना ही चार्ज फर्स्ट को मिला, उतना ही चार्ज सेकंड कैपेसिटर को मिला है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस अगर V1 वोल्टेज स्टोर हुआ है, सेकंड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बना V2 जितना, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी आएगा। सो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V बनेगा। अब यहां पर कौन ज्यादा वोल्टेज को स्टोर करेगा? तो जिसका कैपेसिटेंस कम होता है, क्योंकि वोल्टेज और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ, सेकंड प्लेट को सेकंड प्लेट के साथ बैटरी से ज्वाइन कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में बैटरी में से जितना भी चार्ज निकलेगा वो चार्ज जंक्शन पर आने के बाद दो कैपेसिटर में स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए यहां पर चार्ज दोनों कैपेसिटर के डिफरेंट रहेंगे, लेकिन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा वो सेम रहेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बनेगा। इसका मतलब अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लेते हैं तो उनकी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। चार्ज Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम। अब यहां पर कौन सा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा? तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, V कांस्टेंट है, सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रीफर करो, कैपेसिटेंस को रिड्यूस करना है तो सीरीज को प्रीफर करो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करते हैं जिसमें कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किया जाता है, लेकिन पूरे स्पेस में सेम मटेरियल फिलअप नहीं होता है। कभी कभी वो प्लेस में एक या एक से ज्यादा मटेरियल फिलअप किए जाते हैं जो सीरीज में हो सकते हैं या पैरेलल में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन सीरीज में फिलअप होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज हमने यहां पर एक कैपेसिटर रखा हुआ है जिसकी एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में जो टोटल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। D1 जितना डिस्टेंस जो है उसमें K1 मटेरियल को फिलअप किया है, D2 जितनी डिस्टेंस में K2 मटेरियल को फिलअप किया है। अब एरिया प्लेट का A जितना दिया हुआ है, तो यहां पर पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों मटेरियल सीरीज में है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करो। यहां पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के नेगेटिव जाएगी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पहले मटेरियल में एंटर करती है, उसके बाद सारी फील्ड लाइन सेकंड मटेरियल में एंटर करती है। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज हुआ। क्या फॉर्मूला लगेगा? तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस, अगर ऐसे आगे मटेरियल दिए हुए तो ये फॉर्मूला हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज बाय चांस कुछ रीजन में हमें ऐसा दे कि वहां पर मेटल फिल की है, जैसे फॉर एग्जांपल इतने रीजन में मेटल को फिलअप किया है। मेटल के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जो चार्जेस हमने यहां पर स्टोर किए हुए हैं वो यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ जाएंगे। इसका मतलब कैपेसिटर की इतनी थिकनेस का पार्ट सिस्टम में से निकल जाएगा। अब कैपेसिटर सिर्फ इतना बन जाएगा, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एप्सिलॉन 0A अपॉन D माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस D, उसमें से x डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो गया। ये था सीरीज का केस। अगर पैरेलल में दिया है तो कैसे करेंगे? तो यहां पर हमने पैरेलल का केस रखा हुआ है। कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है।
अब अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ फील्ड लाइन जो है वो सिर्फ K1 के मीडियम में रहती है, रिमेनिंग फील्ड लाइंस जो है वो सिर्फ K2 के मीडियम में रहती है। इसका मतलब कि अगर फील्ड लाइन सिर्फ K1 या सिर्फ K2 में आती है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। एरिया A1 जितना जो है वो फर्स्ट मीडियम ने ऑक्यूपाई किया है, A2 जितना एरिया सेकंड मीडियम ने ऑक्यूपाई किया है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई डी इंटू A1 K1 प्लस A2 K2। अगर ऐसे थर्ड मीडियम भी दिया होता तो आगे हम कंटिन्यू कर सकते थे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। जनरली डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर मटेरियल। जैसे HCl पोलर मटेरियल है, H2, Cl2, O2 ये सबको हम नॉन पोलर मटेरियल कंसीडर करते हैं। अगर ये मटेरियल को कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में फिलअप करेंगे तो उसका पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब है कि उसके अंदर एक डाइपोल जनरेट होगी और वो डाइपोल का अलाइनमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में बना है उसकी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर हम पोलराइजेशन को फाइंड करें तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेटेड इन द मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर जो पोलराइजेशन होता है नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस से, वो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यूनिट अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट बनेगा कूलम्ब इनटू मीटर, वॉल्यूम का यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। तो एक मीटर कैंसिल करेंगे तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा। पोलराइजेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L माइनस 2 T1 A1 होता है। अब पोलराइजेशन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन इन गिवन मटेरियल per unit electric field applied to it. So it is ratio of polarization to electric field. अगर हम chi e ससेप्टिबिलिटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के साथ कोरिलेट करें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को हम एप्सिलॉन RB लिख सकते हैं, जिसको एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 से डिनोट किया जाता है। ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमें एप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है। एप्सिलॉन 0 जो होती है वो परमिटिविटी स्पेस की होती है। तो वो दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट K-1 बनेगा।